पिछले 76 दिनों में 36 सांसद बागी हो चुके हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत होती है, वो बीजेपी में जाते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में फूट पड़ती है। 20 लोकसभा के सांसद दूसरे दल में चले जाते हैं, 3 राज्यसभा के सांसद भी इस्तीफा दे देते हैं और अब महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी है, उसमें फिर से टूट हुई है और 6 लोकसभा के सांसद बागी हो गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। तो आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा संख्या में सांसदों की बगावत क्यों हो रही है? क्या एनडीए 2/3 बहुमत जुटा रहा है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी? और अगर ऐसा सच है तो ये बहुमत क्यों जुटाया जा रहा है? केंद्र सरकार बीजेपी का मकसद आखिर क्या है? इन सभी बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन जी, वन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। शिवसेना फिर से टूट गई 4 साल में दूसरी बार, कैसे देख रहे हैं आप? थैंक यू वैभव भाई, आपके साथ शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सीधे शिवसेना पे आता हूं, लेकिन उसके पहले देखिए ये क्यों हो रहा है, हमें ये समझना जरूरी है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाजपा को डीलिमिटेशन बिल और उसी के साथ महिला आरक्षण के आड़ में डीलिमिटेशन पास करते उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, संविधान में संशोधन करना है। और इसीलिए क्योंकि उनके पास सांसद नहीं है, एमपीज नहीं है, एमपीज टूटे जा रहे, तोड़ रहे, चाहे टीएमसी से हो चाहे शिवसेना यूबीटी से हो। इसके लिए और इसको देखकर एक खतरे की घंटी है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए। वो ये है कि अगर भाजपा चाहे वो उसी तरह की सरकार या उसी तरह का विपक्ष बना सकती है जो उसको सूट करता है। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में जब उनको बहुमत नहीं मिली तो एक ऐसी सरकार बनाई जो 2 पार्टियों को तोड़कर, शिवसेना यूबीटी उस वक्त और एनसीपी को तोड़कर, जो आज उनके साथ हुकूमत सरकार में है। जहां पर टीएमसी में उनको सरकार में पूरी बहुमत मिल गई तो एक टेलर मेड विपक्ष बनाया। ये जमहूरियत के लिए बिल्कुल खतरे की निशानी है। इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल। लेकिन तहसीन जी, इतना आसान कैसे हो पा रहा है बीजेपी के लिए तोड़ना या एनडीए के लिए इन पार्टियों को तोड़ना? क्या वफादारी नाम की कोई चीज नहीं बची है? ठाकरे परिवार का तो ऐसा दबदबा हुआ करता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, कि अगर मातोश्री में बैठक बुलाई जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई विधायक सांसद ना पहुंचे। अब तो सांसद फोन भी नहीं उठाते। ये शुरू हुआ जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या अडवाणी जी जो भी मुंबई आता था वो जाकर बाला साहेब ठाकरे जी से मिलता था मातोश्री में। बाला साहेब ठाकरे जी कहीं नहीं जाते थे किसी से मिलने। अब वहां से ये परिस्थिति हो गई। इसका एक कारण जो मुझे लगता है वो है, और ये मेरा एनालिसिस है, नेपोटिज्म। चाहे फिर वो शिवसेना हो चाहे वो टीएमसी हो, लोग किस चीज से परेशान है? लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के बाद उद्धव जी तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत लोग मान ले, आदित्य ठाकरे क्यों नेता बने। ठीक उसी तरह वहां वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता जी के बाद अभिषेक बैनर्जी। नेपोटिज्म जो है भारत के राजनीति को खत्म करिए, खास करते विपक्ष में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार में नेपोटिज्म नहीं, सरकार में बहुत नेपोटिज्म है। सरकार के जो अलायंस पार्टनर्स है वो भी पूरे नेपोटिस्टिक पार्टीज है। लेकिन यहां पर जो बगावत होती है, एक तो सरकार में जाने का मौका मिल रहा और लोग इन लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शिवसेना में और एक वजह है टूटने की, उस पर हम आते हैं। जी, कौन सी वजह बता रहे हैं सर आप? आपके और मेरे और मीडिया के फेवरेट संजय राउत जी। 12 दिसंबर 2024 को मैंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट सार्वजनिक है, कल मैंने उसको रीट्वीट किया था, जहां पर मैंने सार्वजनिक तौर पे आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी को यह कहा था कि जब तक संजय राउत उनकी पार्टी में रहेगा उनकी पार्टी टूटती रहेगी। संजय राउत जैसे लोग, देखिए ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं भाजपा पार्टियां तोड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा को इसका फायदा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो एमपी जा रहे हैं ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के सिंबल पे, बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर जीत कराए। लेकिन जब तक संजय राउत जैसे लोग राजनीति में रहेंगे पार्टियां टूटेगी। मुझे ये लगता है, ये मेरी थियरी, शायद वो भाजपा की मदद करते हैं। आप एक कॉमन सेंस वाली मैं आपसे बात पूछता हूं वैभव भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप पॉलिटिक्स को, राजनीति को आप करीब से देखते हैं। कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने गालियों का प्रयोग किया, आज भी किया, अगर आप 6 या 7 लोग जो रूठे हुए उनको मनाना चाहते, क्या आप गाली दे सकते हैं वैभव भाई? क्या ये उचित है? ये किस तरह की राजनीति है? ये जो छिछोरापन संजय राउत जी लगातार करते आए, ये एक वजह थी कि एमबीए की सरकार गिरी, ये एक वजह थी कि एकनाथ शिंदे जी चले गए, ये एक वजह थी दोबारा से पार्टी टूट रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये मेन वजह है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टूट रही है। अपने अटेंशन के लिए इन्होंने क्या, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इससे भाजपा का फायदा जानबूझकर हो रहा है, अगर हो रहा है तो।
बिल्कुल। संजय राउत के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तहसीन जी कि अभी संजय राउत वैसी ही खुद की भूमिका देख रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में पहले शिवसेना हुआ करती थी कि किसी को भी गाली दे दो, डरा दो, धमका दो, वही वाली कोशिश वो अभी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पास वैसी वाली ताकत अब रह नहीं गई है। बात बिल्कुल सही, भारत बदल गया है, दुनिया बदल गई है वैभव भाई। जो आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के आप राजनीति से आप इत्तेफाक रखो ना रखो, मैं बिल्कुल नहीं रखता था। उनका एक ओहदा था, वो एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया था। आप इत्तेफाक रखो ना रखो, एक अलग विषय है। लेकिन जब एक संजय राउत जी या एक राज ठाकरे जी दादागिरी करेंगे, कौन इसको मानेगा? क्यों मानेंगे? हम जमहूरियत में रहते, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, छिछोरापन करना। आपको याद है एक अभिनेत्री थी जिसका घर तोड़ दिया गया था, अब वो बीजेपी की सांसद है। अखबार में छपवा दिया था कि तोड़ दिया, गिरा दिया। हाँ, वो कर दिया, तोड़ दिया, जो भी उन्होंने छापा। अगर ये कोई भाजपा का सांसद करता तो आप तब बुलडोजर पे आप बहुत आपको फक्र महसूस हो रहा था। तो इस तरह का जो छिछोरापन है, ये गलत है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक दूसरा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि विपक्ष में जितने भी लोग विपक्ष में, ये सारे नेपो बच्चे हैं। सुप्रिया सुले देख लीजिए, रोहित पवार देख लीजिए, सारे विपक्ष के सारे नेपो बच्चे हैं। तो वो उस तरह का जो एक एंगर है उनके खिलाफ। दूसरा, उनको ये लगता है कि इस तरह का मीडिया में अटेंशन लेकर आप नेता बन जाओगे। आप अटेंशन लेकर नेता नहीं बनते। अगर आप कुछ करोगे और आपके पीछे मास मूवमेंट होगा, मीडिया अपने आप ही आपको कवर करेगा। ये क्या करते? ये टेलर मेक करते बाइट्स के लिए। अब संजय राउत के लिए एक पूरी बीट है, राज ठाकरे जी के लिए कॉर्पोरेशन के समय एक बीट हुआ करती थी। तो ये क्या करते? ये अपने आप को मीडिया के लिए टेलर मेड करते। वो अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, रील कटती है, ट्वीट चलता है, बढ़िया होता है, ट्रेंड होता है। पर क्या आप उससे चुनाव जीतते हो? मुझे नहीं लगता चुनाव जीते। वैभव जी, आप मुझसे उतने अनुभवी हो, आप मुझे बताइए, क्या इससे चुनाव जीता जाएगा? बिल्कुल नहीं। तहसीन भाई, मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था जो महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी समझ रखते हैं, खासकर मुंबई की राजनीति को जिन्होंने देखा है। वो कह रहे थे कि ठाकरे परिवार मौजूदा उद्धव और आदित्य के साथ दिक्कत ये है कि घर से बाहर निकलते नहीं, वहीं पर बैठक बुलाते हैं, अपने विधायकों और सांसदों से लगातार मिलते नहीं हैं। कई उनके एक निजी सचिव का नाम लिया जाता है कि उनके जरिए ही मुलाकात कभी हो पाती है, अगर हो पाती है तो। जी, पश्चिम बंगाल में तो ऐसा नहीं था। ममता बनर्जी के घर के दरवाजे तो हमेशा सांसदों विधायकों के लिए खुले रहते थे, वो तो हमेशा लोगों से मिलती रहती थी। फिर उनकी पार्टी कैसे टूट गई? मैं दोनों विषय पे आता हूं। दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, नेपोटिज्म। लेकिन उसके पहले मैं आदित्य के एक बात के ऊपर आता हूं। आपको याद है जब वो मेट्रो शेड की बात चल रही थी और आदित्य ठाकरे ने उसको अपोज किया था, वो आर्य कॉलोनी के बाहर जो मेट्रो शेड बनना था, और ये कहा गया था कि जाड़ कटेगी, और मुझे लगता है कि गलत है, जाड़ नहीं कटना चाहिए, उसका कोई समाधान निकाल सकते थे। लेकिन जब आदित्य ठाकरे जाड़ काटने की बात करते हैं और स्वयं एक एंटोराज में आते हैं जिसके अंदर 10 एसयूवी है और कहते हैं हम जाड़ बचाएंगे, जबकि कॉमन आदमी को दिक्कत होती, ट्रैफिक जैम में वो फंसता है, उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो आपके एडवांटेज में काम नहीं करता, नाराजगी में काम करता है। उसके साथ उन्हीं के साथ बहुत सारी एक्ट्रेसेस आ गई थी जो ये सपोर्ट कर रही थी कि आर्य शेड नहीं बनना चाहिए, वो सारी एसयूवी में आ गए। आप समझे? तो एक माहौल बन जाता है कि भाई आप प्रिविलेज्ड हो। जो इस वक्त नाराजगी है देश के अंदर, वो प्रिविलेज के खिलाफ है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। कोई संदेह नहीं कि आदरणीय ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता आज भी है पश्चिम बंगाल में, आज भी वो सबसे बड़ी नेता है, आज भी वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। लेकिन दो चीज, एक, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी पे कंट्रोल नहीं रखा, उन्होंने कंट्रोल अभिषेक बनर्जी को दे दिया। और अभिषेक बनर्जी के साथ में मुझे बहुत बड़ी दुख होता है जिस तरह के भाषा का प्रयोग डेरेक ओब्रायन वो लोग कर रहे थे, नरेंद्र भाग जाओ, विल यू स्टैंड यार, अमित, ये मैं फिर से कहता हूं, ये सारा ट्विटर पे ठीक लगता है, यूट्यूब पे आप हिट हो जाओगे, पब्लिक ये पसंद नहीं करती। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीदी कहा था पश्चिम बंगाल में, वे भी चुनाव हार गए। अगर आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा गलती नहीं करती, आदरणीय प्रधानमंत्री गलती नहीं करते, लेकिन उनकी गलती को पॉलिटिकली सुधारते ये लोगों ने फिर भी गाली गलौज चालू रखी। दूसरा, जिस तरह का गुंडा राज था, आज जो विजुअल्स आ रहे, पहला मुझे भी लगा कि इतनी नाराजगी कैसे हो सकती, पर जो लोग खुश हो रहे कि जो इनके जो कॉर्पोरेटर्स थे, इनके जो मेयर्स थे, जिनको परेड करा रहे, पब्लिक खुश हो रही, पब्लिक कह रही है पैसे लौटा रहे, ये तो मेड अप नहीं। भाजपा कितनी करेगी? देखिए, भाजपा फौज डाल रही, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी जी बिल्कुल उसी सिस्टम का हिस्सा थे। आपको तो याद है, तो कैमरा पे पैसे लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, पकड़े गए, तो सिस्टम का हिस्सा है, तो जानते हैं कौन कितने पानी में है।
अब वो लोग अपने आप को अवॉइड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। ये एक वजह है, लेकिन दूसरी वजह ये भी है ना सच्चाई कि भाजपा 40.5 विधायकों के पीछे तो ईडी नहीं भेजी है, उसमें से कई विधायक मुसलमान हैं। तो सवाल ये भी कि उन्होंने अनपॉपुलैरिटी देख ली, पब्लिक का नाराजगी देख ली। और तीसरा, अगर आप सिर्फ सेलिब्रिटीज को लाओगे इसलिए क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, जैसे वो जमीन वाला गुजरात से, बिल्कुल वो भी चला गया, तो जिनके जिनके जो छोड़ रही थी सबका पसीना क्योंकि उनके निगाहों में था मदीना, जिनके दिल में था काबा, वो भी गई भाजपा। सोचिए आप क्या बोलोगे वैभव भाई? तो ऐसे लोगों को अगर, तो इसमें तो भाजपा की गलती नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भाजपा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमें भी अंदर देखना चाहिए। मैं विपक्ष में हूं, भाजपा को हराना इस देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा इस देश का इकोनॉमी को नष्ट कर रही है, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को नष्ट कर रही है, जो उनके मन में आ रहा कर रही है, तानाशाही चल रहा है, एथेनॉल है, नीट है, ये सारी मुद्दे। लेकिन क्या ये मुद्दे जो लोग आज परेड कराए जा रहे टीएमसी के, क्या वो ये लोग मुद्दे उठा रहे थे, या वो लोग अपना कट मनी ले रहे थे? क्या आदरणीय आदित्य ठाकरे ये मुद्दे उठा रहा था? क्या राज ठाकरे के बेटे ये मुद्दे उठा रहे? सवाल यहां पर आता है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल इन दोनों पार्टियों को लेकर, उसके बाद फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। टीएमसी में विधायक भी टूट चुके हैं, क्या जी उद्धव ठाकरे के पास जो 20 विधायक हैं, आपको लगता है उन्हें भी टूट हो सकती है? 100% हो सकती है, 100%। पावर किसे नहीं चाहिए, और अगर ये जो 6 या 7 सांसद गए, इन पर एक्शन नहीं होगा तो वो तो चली जाएगी, क्योंकि वहां पर तो टीएमसी वाले मामले में तो 3 पार्टी बनेगी। एक ममता जी की टीएमसी, एक दूसरी जो अब वो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी से मिल गए, और तीसरी जो विधायक वाली पार्टी है, वो कहां जाती? क्योंकि वो भाजपा उनको लेना नहीं चाहते कि उसमें कई विधायक है, उसमें से 20, 30, 40 मुसलमान विधायक, भाजपा उनको नहीं लेना चाहते, तो वो कहां जाएंगे? तो वहां पे तो 3 हिस्सा है। महाराष्ट्र में एक एडवांटेज क्या है कि सारे के सारे जा सकते हैं। एक नाथ शिंदे जी के साथ सरकार इनके पास है, उनके पास स्पीकर है, उनके पास सब कुछ है, तो वो तो वहां इजीली होगा ना उनका वहां जाना, और मुझे लगता कि वो जाएगी। मैं इस चीज की चेतावनी पहले से ये भी दे रहा था, क्योंकि देखिए जो शिवसेना के सांसद जीत कर आए 2024 में, मैं यूबीटी के शिवसेना के सांसद की बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस के मतों पर जीत कर आए, वो मुस्लिम, दलित और कांग्रेस के वोट पर जीत गए। ओरिजिनल जो शिवसेना का वोट था, एक नाथ शिंदे जी लेकर गए, और जो हिंदुत्व का वोट था वो भाजपा के साथ चला गया, तो ये कांग्रेस के वोट पर जीत कर आए। अब ये सांसद जो है वो सोचते हैं, और उनकी भी एक सोच है, खास करके एमपीज की, कि 2027 में डिलिमिटेशन होगा, 29 में नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएगी, पता नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी या नहीं, या कोई महिला आ जाएगी, तब का तब देख लेंगे, अब तो हम निकल जाए सरकार का, हम सरकार के साथ सुख में रहे, सरकार भी वैसे हमारे बारे में सब कुछ जानती है, यहां चले जाए। तो ये एक मानसिकता हो भी गई है, बट उसको काउंटर करने के लिए दूसरी मानसिकता कहां है? कौन जमीन पे लड़ रहा है? आप बताइए मुझे। विपक्ष भी तो गलतियां कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जो भाजपा कर रही है हमारी जमहूरियत को खत्म कर रही है, लेकिन विपक्ष अपने कॉज को हेल्प नहीं कर रहा है, और मैं इसका कई उदाहरण अगले कुछ मिनटों में आपके शो पे दूंगा। बिल्कुल। तहसीन जी, मेरा अगला सवाल है कि अभी भी 362 का जो जादुई आंकड़ा है, अगर 2/3 बहुमत चाहिए 540 की लोकसभा के हिसाब से, बीजेपी के एनडीए के पास अभी भी वो नहीं है। अगला नंबर किसका होगा? बीजेपी कोशिश में तो लगी होगी। मैं आपको नाम गिना देता हूं। शरद पवार वाली एनसीपी के पास 7 लोकसभा के सांसद हैं, सुप्रिया सुले को मिलाकर। वाईएसआर कांग्रेस के पास 4 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 3 हैं, आरजेडी के पास 4 हैं, और समाजवादी पार्टी के पास 37 हैं। अगला नंबर किसका होगा आपके हिसाब से? नंबर बहुत आएंगे, कुछ वॉकआउट हो गए, लेकिन खेल 18 को पता चलेगा। 18 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव है। पहले राउंड चुनाव में जो जेएमएम के विधायक है वो अपना वोट जेएमएम के कैंडिडेट को देंगे। दूसरे राउंड में वो किसको देते, उससे वैभव भाई और तहसीन को पता चलेगा। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़े औद्योगिक घराने के सहयोगी उम्मीदवार हैं, उनके बारे में तमाम तरह की संभावना जताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि पर इसमें वैभव भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर इसमें भी गलती किसकी? देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और इस शो पे मैं कर सकता हूं क्योंकि हम एक एक्चुअल पॉलिटिकल शो है, हम किसी की चाटुकारिता नहीं करते आप और मैं, हम जो सच है सच कहते। मैं कांग्रेस को पूछता हूं, क्योंकि और आपके व्यूअर्स के लिए, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं हमेशा कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस में अक्ल नहीं थी। आप मीनाक्षी नटराजन को झारखंड से फील करते हैं और प्रणब झा को मध्य प्रदेश से। क्यों? मीनाक्षी नटराजन ट्राइबल है। हेमंत सोरेन जी को मुश्किल होती मीनाक्षी नटराजन को हराना। कॉमन सेंस है कि नहीं?
खास करते क्योंकि सोनिया जी कल्पना सोरेन जी के साथ खड़ी थी जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे। आपको ये बात पता है वैभव? बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? अब भी मैं आपको पूछता हूं, ये जो कॉन्शियस जागेगा, ये सिर्फ जेएमएम का कॉन्शियस नहीं जागेगा, तो सेकंड राउंड वोट है, कांग्रेस के कुछ एमएलए के भी कॉन्शियस जागने वाले हैं उस इलेक्शन के अंदर। क्या जनरल सेक्रेटरी संगठन वो झारखंड में इस वक्त बैठे हुए हैं? यही परिस्थिति अगर भाजपा में होती और उस स्थिति पे बीएल संतोष जी है जनरल सेक्रेटरी संगठन, वो कहां होते? भूपेंद्र यादव जी कहां होते? नड्डा जी कहां होते? ये बात आप मानते हो? क्या जनरल सेक्रेटरी संगठन झारखंड गए? आप इसका जवाब दे दीजिए। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा फिर गलत कर रही या नहीं कर रही, बट आपके विधायकों को क्या जनरल सेक्रेटरी संगठन झारखंड के विधायकों को मिले? इसका जवाब दे दे। ये इसका जवाब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्यों नहीं मिल रहे उनको। और जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर मीनाक्षी नटराजन जी गए होती झारखंड से, वो हारती नहीं। वो डिफिकल्ट होता हेमंत सोरेन जी को। आप इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। और मीनाक्षी नटराजन को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कहीं अंदर से ही तो कुछ ऐसा नहीं किया गया कि जिससे एक बड़े नेता का नाम भी लिया जाता है। मैं आपको एक्स पे पढ़ भी रहा था, कई बार आप इशारों में कुछ बोल भी चुके हैं कि जो खामी निकाली गई थी असल में वो कितनी बड़ी खामी थी और किसको किसको खामी पता थी, इसको लेकर भी बातें हो रही है। देखिए, बहुत लॉजिकल बात है वैभव भाई। हैदराबाद में एक केस जिसमें कोर्ट ने आपको कहा उसका उस पर आप एक्सप्लेनेशन दो कि हम कॉग्निजेंस ले या नहीं, ये बात किसको पता होगी? ये तो भाजपा को पता नहीं चल सकती। कोर्ट की बात है, भाजपा के किसी तेलंगाना के लीडर को पता नहीं चल सकती होगी। ये कहां से आई है? तेलंगाना कांग्रेस से आई है। मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, तेलंगाना कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने भाजपा के एक नेता को बताया जिसने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के व्यक्ति के साथ मिलकर भाजपा ने गेम किया हुआ है। और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जैसे वो सब खत्म हो गया, कोर्ट ने कंप्लेन वापस कर दिया, कहा ये तो यहां पर हम कॉग्निजेंस ले नहीं सकते, ये फोरम ही नहीं है उसका। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट गलत था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में उस टाइम स्टे कर देता कि आप रिजल्ट डिक्लेयर ना करो। बड़े विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाते हुए मैं कहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देता अगर हाई कोर्ट जाना है तो आप 3 महीने में हाई कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया, बड़े विनम्रता से। लेकिन भाई ये खेल शुरू कहां से हुआ, कौन जानता था? मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी, अगर आप 20 सेकेंड है, एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक पासपोर्ट, पिछला वाला पासपोर्ट था, वो कुछ एफआईआर हो गई थी मुझ पे, कहीं पर हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था एफआईआर था। अब पासपोर्ट हो गया और तत्काल में पासपोर्ट बन गया। मैंने कोई पुलिस केस नहीं था, मैंने लिख दिया था। 1 महीने बाद कोई पुलिस केस रजिस्टर हुआ, मुझे पासपोर्ट ऑफिस से 3 साल 3.5 साल बाद आया कि भाई ये जो पुलिस केस हुआ था आपने बताया कि नहीं। खैर मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसे ऐसे नहीं, ये तो पुलिस केस बाद में हुआ था, जिस वक्त पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तत्काल के टाइम तब ये केस नहीं था, और वो दस्तावेज मैंने दे दिए, बात खत्म हो गया। फिर वो पासपोर्ट अब खत्म हो गया, अगला पासपोर्ट हो गया। 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपको एक चीज बताऊं, अब मुझे पता चला है उसके साथ और एक केस था मेरे ऊपर एफआईआर। जब एफआईआर का मुझे नहीं पता था, तो भाजपा को कैसे पता कि कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को कहा आप आके इस बात को क्लैरिफाई करो? तो ये तो अंदर से गई है ना बात। तो यही चीज है, ये कौन कर रहा है? बिल्कुल। और फिर मैं पूछता हूं, मध्य प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी संगठन कहां थे? प्रदेश अध्यक्ष ने कितने प्रोटेस्ट किए और आपने इसकी कौन सी इंक्वायरी की? मैं फिर पूछता हूं आपको, बिहार के चुनाव में 3 कांग्रेस के विधायकों ने, मुसलमान विधायकों ने भाजपा के साथ वोट किया, क्या एक्शन हुआ उन पर? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल तहसीन जी आपसे होगा मेरा, वो ये है, अभी मैं एनडीए के घटक दलों और एनडीए के बारे में देख रहा था देश भर में। क्या आपको नहीं लगता कि एक दलीय व्यवस्था के रूप में हम बदलते जा रहे हैं? मैं आपको बड़े बड़े राज्यों के नाम गिना देता हूं। आंध्र प्रदेश में 175 कुल विधायक हैं, 164 एनडीए के हैं। बिहार में 243 कुल विधायक हैं, 201 एनडीए के हैं। 182 विधायक गुजरात में हैं, 164 बीजेपी के हैं, यानी विपक्ष कहीं है ही नहीं। मध्य प्रदेश में 230 विधायक, 165 बीजेपी के हैं। 288 महाराष्ट्र में, 237 बीजेपी के हैं। 60 में 51 मणिपुर के हैं, 60 में 51 मेघालय में हैं, 60 में 60 नागालैंड में हैं। वहां विपक्ष ही नहीं है। 147 में 93 के करीब ओडिशा में एनडीए के हैं, 32 में 32 सिक्किम में एनडीए के हैं, 403 में 294 उत्तर प्रदेश में एनडीए के हैं, और 294 में 208 पश्चिम बंगाल में एनडीए के हैं। विपक्ष कहीं बच ही नहीं रहा। जो जीत कर भी आ रहे हैं वो भी एनडीए में चले आ रहे हैं।
2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कही थी, कांग्रेस मुक्त भारत। उसका मतलब था विपक्ष मुक्त भारत। वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो पूरी तरह से हो रहा है, क्योंकि विपक्ष अपनी स्पेस खो रहा है। विपक्ष वो लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है जो उनको लड़ना चाहिए था। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं वैभव जी। इंदौर के अंदर कुछ भारतीयों की मृत्यु हो गई गंदा पानी पीने से। जो कंसर्न मिनिस्टर थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मीडिया को कहा घंटा कहा, उनका रेजिग्नेशन लिया। उन्होंने कहा घंटा, भारतीयों की मृत्यु हुई 2025 में गंदा पानी पीने से, मिनिस्टर घंटा कहते हैं और आपने उनके रेजिग्नेशन नहीं लिया अब तक। आप मुझे पूछो, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो नीट का जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बच्चों को इफेक्ट करता है, क्या अगर विपक्ष के बड़े नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के घर बैठ जाए, आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां बैठ जाए, आप वैभव जी आप दिल्ली में रहते हो, किसी डीसीपी की हिम्मत है उन पे डंडा चलाए? बताए मुझे वैभव जी, उठाएंगे कोई? बैठ जाए उनके घर के बाहर, किनका रेजिग्नेशन होना चाहिए? ये जो नितिन गडकरी जी बेटा बढ़ाओ योजना कर रहे हैं, एथेनॉल में ठुस कर आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी के इंजन को खराब करने का काम जो चल रहा है, इस बेटा बढ़ाओ योजना के खिलाफ अगर विपक्ष बैठ जाए, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, कौन उठाएगा उनको? कौन क्या करेगा? पुलिस आएगी, डंडा चलाएगी, आर्मी आएगी, क्या होगा? पर आपको सड़क पे आना होगा, आपको लड़ाई लड़नी होगी, आपको जमीन पे, जब तक ये नहीं होगा जमीन पे, मैं फिर कहता हूं, ये ट्विटर और इंस्टाग्राम से नहीं होगा। हो क्या गया है कि विपक्ष रील काट रहा है, सरकार मजे में है, विपक्ष रील काट रहा है, सब कुछ चल रहा है। यहां दिक्कत आ रही है सर, कंफ्यूजन यहां आ रही है। सरकार तो कर रही है, अगर मैं सरकार में होता मुझे क्यों विपक्ष है? मैं भी यही कोशिश करूंगा। वो तो करेंगे, ये तो आपको पता था। आपने देखा था गुजरात में कितना विपक्ष था जी, देखा था ना। तो ये मॉडल अब भारत में आ गया है। आप क्या कर रहे हो उसको काउंटर करने के लिए? सवाल वहां पर भी आते हैं ना, आप भी तो कीजिए काउंटर इसको। बिल्कुल। तहसीन जी, बहुत शुक्रिया आपका वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और आपने बताया कि अभी देश की राजनीति किस वक्त कैसे आगे बढ़ रही है और जो पार्टियों में टूट हो रही है उसके पीछे की भी आपने वजह बताई। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.